दोस्तों, माई सेल्फ आदित्य प्रताप सिंह। वेलकम टू द सरोकार क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में, क्योंकि पिछली वीडियो में एक कमेंट आया था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाइए। मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि कोई भी कोचिंग वाला या कोई भी यूट्यूब चैनल वाला स्पेसिफिक प्राइम मिनिस्टर के बारे में अभी तक वीडियो उन्होंने नहीं बना रखा है, क्योंकि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ही सारी चीजें कवर कर देते हैं। पर यहाँ पे स्पेसिफिक डिमांड आया तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में और सभी चीजें जान लेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में कि इनका इलेक्शन कैसे होता है, इनको अपॉइंट कैसे किया जाता है, कौन करता है, रोल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, पावर क्या होता है। सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, तो लास्ट तक बने रहिए आप लोग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक शायरी सुनाता हूँ कि कुछ ज्यादा ख्वाहिशें तो नहीं है तुझसे है जिंदगी, पर मेरा अगला कदम पिछले से बेहतर होना चाहिए। मीन्स आपका जो नेक्स्ट स्टेप हो वो आपका जो प्रीवियस स्टेप था उससे हमेशा बेहतर होना चाहिए, तभी जो आपकी लाइफ है वो एक अच्छे मैनर में चल पाएगी, एक अच्छे तरीके से चल पाएगी। तो यही था आज का मोटिवेशनल कोट। इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में जानने के लिए। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये जरूरत पड़ती है कि कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते ही नहीं है। तो उन कंट्रीज में और जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं उन कंट्रीज में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है। तो जैसे कंट्री है यूएसए, वहां पे प्रेसिडेंट ही होता है केवल, जहां पे वो हेड ऑफ स्टेट भी होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है। लेकिन हमारी इंडिया में प्राइम मिनिस्टर की जरूरत क्यों पड़ी, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सर इसके लिए हम लोग को जानना होगा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दोनों में डिफरेंस। क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और जो यूएसए में है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में केवल प्रेसिडेंट ही होते हैं, वही हेड ऑफ स्टेट होते हैं और वही हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ स्टेट जो होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक डिफरेंस आप लोग प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इस तरीके से कर सकते हो कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच का जो है रिलेशनशिप कैसा है। मींस जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होगा वहां पे सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है, मींस एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से बिल्कुल अलग होता है, वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर होता है। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लेजिस्लेचर का ही एक पार्ट होता है। एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है और इसीलिए वहां पे सिर्फ एक सिंगल हेड होता है, यहाँ पे डबल हेड की जरूरत पड़ती है, एक हेड ऑफ स्टेट और एक हेड ऑफ गवर्नमेंट। इसीलिए हमको प्राइम मिनिस्टर की जरूरत पड़ती है। और दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर की जरूरत इसलिए पड़ती है, क्या आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन उठता होगा कि क्या प्रेसिडेंट ही इंडिया को नहीं चला सकते हैं, केवल एक आदमी भारत को नहीं चला सकता है? जब एक आदमी पूरे यूएसए को चलाता है तो क्या एक आदमी भारत को नहीं चला सकता है? तो जी हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या सिस्टम रखा गया है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है हमारी कंट्री जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसीलिए यहाँ पे ये सिस्टम रखा गया है कि कोई एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हो, मीन्स किसी पार्टी से ना बिलोंग करता हो। और जब हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे, जान रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया भी था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन होता है वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से नहीं जीत सकता, मीन्स पर्टिकुलर पार्टी का सपोर्ट बाकी वो नहीं जीत सकता, उसको सभी का सपोर्ट पाना जरूरी है। और वहां पे एक बहुत ही टफ सिस्टम अप्लाई किया जाता है, वोटिंग सिस्टम, वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसी के लिए हमें जो है प्रेसिडेंट को रखा है कि वो पार्टी पॉलिटिक्स से एबव हो, ना कि केवल अपने पार्टी वाली का। इसीलिए हमने यहाँ पे प्रेसिडेंट को अलग रखा है और प्राइम मिनिस्टर को अलग रखा है। अगर अब हम लोग बात करें पार्लियामेंट्री सिस्टम में, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में फ्यूजन ऑफ पावर होता है, मींस एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का ही एक पार्ट होता है। ये कैसे होता है, जब भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कई सारे आर्टिकल्स, तो उससे आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि एग्जीक्यूटिव किस तरीके से लेजिस्लेचर का पार्ट होता है। यहाँ पे फिलहाल आप लोगों को एक चीज जानने की जरूरत है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट होता है, हेड ऑफ स्टेट का मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके पास केवल 3 ही पावर होते हैं। इसीलिए हमने उस वीडियो में प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड भी कहा था कि वो नाम मात्र का होता है, केवल नेम शेक ऑनली के लिए होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके पास केवल 3 पावर कौन से होते हैं, एक तो होता है राइट टू इंकरेज, मींस वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे और जो तमाम लोग होंगे उनको इंकरेज करेगा।
और एक होता है राइट टू वार्न, वो वार्न भी कर सकता है, और एक होता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, मींस वो अपने आप को इन्फॉर्म रख सकता है कि पार्लियामेंट में चल क्या रहा है, लोकसभा में चल क्या रहा है। और इसके लिए आर्टिकल भी है जो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर की एक ड्यूटी होती है कि उसे प्रेसिडेंट को बताना होता है कि क्या अफेयर्स चल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और किन किन चीजों के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपस में। ये इतना तो था कि हम लोग को प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों की जरूरत क्यों पड़ी, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम में अंतर क्या होता है। मींस वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर होता है और पार्लियामेंट्री सिस्टम में फ्यूजन ऑफ पावर होता है, जहां पे एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर का ही एक पार्ट होता है। तो इतनी बातें थी यहाँ। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है दोस्तों, उसके पास पॉलिटिशियो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं, और उसका रोल जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है। अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखेंगे, अपने कंट्री में देखेंगे, जैसे आप लोग रियलाइज भी करते होंगे कि प्राइम मिनिस्टर जो है उसका रोल बहुत ही ज्यादा है इन कंपेरिजन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसीलिए B.R. अम्बेडकर ने भी कहा था कि अगर इंडिया में कोई भी ऐसा फंक्शनरी है जिसको यूएसए के प्रेसिडेंट से कंपेयर किया जा सकता है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो इसीलिए हम लोग प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड भी बोलते हैं, और कई लोग रबर स्टाम्प वगैरह जो निगेटिव चीजें हैं उसको भी यूज करते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ नॉमिनल हेड बोलेंगे। हालांकि कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है तो वही ऑप्शन सही होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। अब दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे ये है कि जब हम लोग प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ रहे हैं और इनका रोल जब इतना सिग्निफिकेंट है तो डिटेल में जाना तो जरूरी ही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो कुछ टर्म्स के बारे में यूज करेंगे, जैसे कुछ टर्म्स यूज करेंगे, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, कैबिनेट हो गया, तो ये मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब क्या होता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर होता है जिसमें कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं। इतने लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आते हैं। और कैबिनेट का मतलब, कैबिनेट वर्ड क्या होता है, ये भी एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर होता है जो कि बहुत ही, जैसे मान लीजिए सीनियर मोस्ट मिनिस्टर जो होते हैं उनको कैबिनेट में रखा जाता है, और कैबिनेट ही जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है उस पर जो डिस्कशन होता है और जो डिसीजन होता है वो कैबिनेट ही लेता है किसी भी गवर्नमेंट में। जैसे आप लोगों को भी पता होगा कि कई सारे कैबिनेट मंत्री बनाए जाते हैं जब कोई जीत के आता है तो एक ग्रुप होता है जिससे हमेशा प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिस्कस करते हैं किसी मुद्दे के बारे में, ठीक है, और वही लोग डिसीजन लेके आते हैं। और ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के लिए, और कोई भी मिनिस्टर जो होता है वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे जब तक ही मिनिस्टर ऑफिस में रह सकता है, और जब तक अगर वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो फिर उनको रिजाइन करना होगा लोकसभा से। ये दोनों अभी हम लोग आगे आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे। सारी चीजें थी, तो आप लोगों को सिर्फ इतना क्लियर होना चाहिए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में दो हेड की जरूरत होती है। एक हेड ऑफ स्टेट होता है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, और एक हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हम लोग बोलते हैं, उसको रियल हेड भी बोलते हैं। रियल हेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास एक्सरसाइज में ज्यादा पावर्स होती हैं, और जो प्रेसिडेंट है उसके पास कम पावर्स होती हैं। एक्सरसाइज में हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ने दोनों को बराबर में रखा है, जबकि प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर से ऊपर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ने, लेकिन प्रैक्टिस में जब हम लोग देखते हैं तो कहानी को दूसरी है। अभी हम लोग बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में। तो इनके अपॉइंटमेंट के बारे में आज सच कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, सिर्फ आर्टिकल 75 में इतना लिखा हुआ है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करेंगे। तो अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठता होगा कि क्या जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो किसी को भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना सकते हैं? तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर कन्वेंशन के हिसाब से जाएंगे, कन्वेंशन क्या होता है कि कुछ रूल्स होते हैं जो कि कहीं लिखे नहीं हुए हैं बट फॉलो करते हम लोग चले आ रहे हैं, तो वही कन्वेंशन होते हैं, ठीक है, और उनको जो है मान्यता भी दी जाती है। तो कन्वेंशन, अगर हम लोग कन्वेंशन देखेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का, तो उसमें क्या होता है कि जो भी मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है उसी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को, मींस जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन में जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी होती है उसके लीडर को हमेशा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब दूसरा सवाल आप लोगों के दिमाग में ये उठता है कि अगर मान लीजिए किसी इलेक्शन में किसी को मेजॉरिटी ना मिले तो फिर क्या होगा? तो हाँ, उस समय प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब ये होता है कि अपना मनमाना पावर यूज कर सकते हैं, और उस टाइम किसी को भी वो जो अगर कन्वेंशन के हिसाब से आप देखोगे तो लार्जर पार्टी जनरली जो होता है लार्जर पार्टी के लीडर को एज अ प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, और
कहते हैं कि आप एक स्पेसिफाइड टाइम देंगे और उसके अंदर ही उनको जो है मेजोरिटी प्रूव करनी होगी लोकसभा में कि हाँ मेरे पास मेजोरिटी है, मैं हाउस का जो है कॉन्फिडेंस मेरे पास है, इसलिए मैं प्राइम मिनिस्टर आगे भी रहूंगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर इलेक्शन भी करवा सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन के लिए अनाउंस कर सकता है। दूसरी बात, इस समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर होता है कि वो किसी को भी एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंट कर ले। अब दूसरा बात ये भी एक सवाल उठता है कि क्या कोई और भी सिचुएशन हो सकता है जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अपने मनमाने तरीके से अपॉइंट कर ले? तो जी हाँ, एक और सिचुएशन ऐसा, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का ऑफिस में मींस जब उनका टर्म बचा हो और उनकी मृत्यु हो जाए, वो सडनली डाई कर जाएं, तो उस टाइम पे ये सिचुएशन अगर होता है और वहां पे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है उसके पास पावर होता है कि वो किसी को अपॉइंट करे एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जब तक कि जो पार्टी है वो किसी लीडर को ना इलेक्ट करे। मींस अगर वो किसी को भी इलेक्ट कर सकते हैं, जो हाउस का मेंबर हो या ना हो। हमारे यहाँ एक मतलब रूल ये भी है कि कोई भी आदमी 6 महीने के लिए बिना किसी हाउस का मेंबर हुए भी मिनिस्टर रह सकता है या प्राइम मिनिस्टर रह सकता है, लेकिन 6 महीने में उसे जो है कहीं से इलेक्शन लड़के और किसी भी हाउस का मेंबर बनना होगा। ये एक रूल है। तो यहाँ पे जब तक पार्टी जो है एक नया लीडर ना इलेक्ट करे और कोई जैसे मान लीजिए कि जो जिसका भी टर्म चल रहा होगा, अगर उसकी सडनली डाई मतलब वो सडनली डाई कर जाता है वो आदमी, तो क्या होगा कि और कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं है जो उसकी जगह पे आ सके, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे और पार्टी जब तक किसी नए लीडर को इलेक्ट नहीं करती है तब तक वो एज अ प्राइम मिनिस्टर काम करेगा, और जब पार्टी इलेक्ट कर देगी तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो किसी को भी अपॉइंट कर दे एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर पार्टी ने किसी को इलेक्ट कर दिया तो प्रेसिडेंट को उसे ही अपॉइंट करना होगा एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे ये एक चीज ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी चीज ये ऐसा हो चुका है, जब जवाहरलाल नेहरू जी डाई कर गए थे और लाल बहादुर शास्त्री डाई कर गए थे, तो उस समय जो है गुलजारी लाल नंदा जी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाया गया था। और एक दूसरा भी सिचुएशन है, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। दूसरी चीज दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए होती है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप लोग बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के बारे में लाया जाए। एक दूसरी बात ये भी है कि जो पहला वाला सिचुएशन था जहां पे प्रेसिडेंट किसी को भी एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चुन सकते हैं जब किसी के पास मेजोरिटी ना हो, तो वहां पे क्या हो, तो 1979 में जब मोरारजी देसाई जी द्वारा लीड किए जा रहे जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो गिरी थी, उस टाइम पे जो नीलम संजीवा रेड्डी जो उस समय के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने चौधरी चरण सिंह को एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंट किया था। तो ये एक सिचुएशन था जो कि मैंने आपको बता दिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये कहा था कि कोई भी जो आदमी है वो मिनिस्टर रह सकता है या प्राइम मिनिस्टर रह सकता है 6 महीनों के लिए बिना किसी हाउस का मेंबर बने हुए। तो इसके थ्रू कई सारे लोग ऐसे बन चुके हैं प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर, उसका लिस्ट मैं आप लोग को स्क्रीन पे लगा दूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल ये उठता होगा कि प्राइम मिनिस्टर को किस हाउस का मेंबर होना जरूरी है। तो प्राइम मिनिस्टर किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो। जैसे इंदिरा गांधी जी थी, मनमोहन सिंह जी थे, ये लोग राज्यसभा के मेंबर थे, और लोकसभा का भी मेंबर हो सकता है, वो राज्यसभा का भी मेंबर हो सकता है, लेकिन कंपलसरी ये है वो दोनों में से किसी एक का मेंबर होना चाहिए, तभी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन सकता है। अभी हम लोग बात करेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं ये ओथ कैसे लेते हैं, मीन्स ये ओथ शपथ कैसे लेते हैं और इनको शपथ कौन दिलवाता है। तो सबसे पहली बात, शपथ इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलवाते हैं, और दूसरी बात 2 शपथ इनको दिलवाया जाता है। एक तो ये ऑफिस की शपथ लेते हैं कि मैं अपने जो मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का ऑफिस होल्ड करने जा रहा हूं इसके प्रति मैं कैसा रहूंगा, और दूसरा इनको सिक्रेसी का मीन्स प्राइवेसी का कि मैं जो भी मुद्दा मेरे सामने लाया जाएगा फॉर एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उसको मैं किसी को बताऊंगा नहीं। ये 2 शपथ इनको दिलवाए जाते हैं। तो पहले हम लोग ओथ ऑफ ऑफिस देखेंगे कि वो क्या होता है। तो सबसे पहले कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जैसे आप लोग एज्यूम करिए थोड़े टाइम के लिए कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हूं, तो मैं आदित्य प्रताप सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। दूसरा शपथ ये लेते हैं कि मैं भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। तीसरी बात बोलते हैं मैं संघ के मीन्स यूनियन के
प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा, मीन्स कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं निष्ठावान तरीके से निर्वहन करूंगा। अगर एक्चुअल टर्म आप लोग समझना चाहें तो ये कहते हैं, मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। और चौथी बात क्या कहते, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। चौथी बात ये बोलते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे ओथ ऑफ सेक्रेसी। ओथ ऑफ सेक्रेसी में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं वो फिर बोलते हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलेंगे मैं, तो वो फिर बोलेंगे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे वो बोलेंगे मैं आदित्य प्रताप सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री यानी यूनियन प्राइम मिनिस्टर के रूप में मेरे पास लाया जाएगा या मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों तब के सिवा जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करूंगा। ये इतना ओथ ऑफ सीक्रेसी में वो शपथ लेते हैं, और जो मैंने पहले बताया वो ओथ ऑफ ऑफिस में शपथ लेते हैं। तो ये तो था शपथ जो ओथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। अभी हम लोग बात करेंगे टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में। तो एज सच इनका टर्म कुछ फिक्स्ड नहीं है, लेकिन फिर भी 5 सालों के लिए होते हैं। और ये मीन्स क्या होता है कि ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट एंजॉय करते हैं, मीन्स जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तभी तक प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जब तक इनके पास लोकसभा में मेजोरिटी होती है तब तक के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह सकते हैं 5 सालों के लिए, जब तक नया इलेक्शन नहीं हो जाता। अगर इनके पास कहीं बीच में ही मेजोरिटी लूज हुई या कॉन्फिडेंस हाउस का लूज हुआ तो उस टाइम पे एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं रह सकते, इनको प्रेसिडेंट द्वारा डिसमिस किया जा सकता है। सैलरी और अलाउंस की अगर हम लोग बात करें तो सैलरी और अलाउंस पार्लियामेंट द्वारा टाइम टू टाइम जो है इनका डिस्कस किया जाता है और बढ़ाया और घटाया भी जाता है। जैसे कि इनको सैलरी के साथ साथ तमाम और अलाउंसेस भी मिलते हैं, जैसे कि ट्रैवल अलाउंस मिलता है और हॉस्पिटैलिटी वगैरह मिलती है, मेडिकल जो इनको फैसिलिटीज होती हैं वो सारी चीजें मिलती हैं और तमाम जो है सुविधाएं इनको मिलती हैं। हालांकि पार्लियामेंट द्वारा इनकी सैलरी तय की जाती है टाइम टू टाइम। ये था सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इनका रोल क्या होता है, मीन्स इनका पावर और फंक्शन क्या होता है। तो पावर और फंक्शन हम लोग इनको कुछ कैटेगराइज करके देखेंगे, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन में इनके पास क्या पावर होता है, प्रेसिडेंट के रिलेशन में इनके पास क्या पावर होता है, पार्लियामेंट के रिलेशन में इनके पास क्या पावर होता है। तो हम लोग ये चीजें कैटेगराइज करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मींस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन में इनके पास क्या क्या पावर होता है। तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन में बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास कौन कौन सी पावर होती है ये हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही प्रेसिडेंट को ये रिकमेंड करेगा कि किसको मिनिस्टर बनाना है और किसको मिनिस्टर नहीं बनाना है। उसके रिकमेंडेशन पे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी को मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, वो अपने मन से किसी को मिनिस्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मीटिंग में जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो हमेशा उसको हेड करेगा और उसके डिसीजन को वो इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। तीसरी बात, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास ये पावर होता है कि वो किसी भी मिनिस्टर को ये कह सकता है कि तुम रिजाइन कर दो। अगर जो कलेक्टिव डिसीजन है अगर मिनिस्टर उसको सपोर्ट नहीं करेगा तो वो उस मिनिस्टर को ये बोल सकता है कि तुम रिजाइन कर दो। अदरवाइज वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है कि वो उस मिनिस्टर को जो है डिसमिस कर दें ऑफिस से। तीसरी बात ये होती है दोस्तों, जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि प्राइम मिनिस्टर जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड हो गया, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर के डाई होने पे या प्राइम मिनिस्टर के रिजाइन करने पे क्या होगा कि होल काउंसिल ऑफ विल डिसॉल्व ऑटोमेटिक, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें कि कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर डाई या रिजाइन कर देता है तो सिर्फ एक वैक्यूम क्रिएट होता है जिसको प्राइम मिनिस्टर भर भी सकता है और नहीं भी भर सकता है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर के मरने पर या फिर रिजाइन करने पर पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे इफेक्ट पड़ेगा। और इसीलिए मुनरो ने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो क्या है, कैप्टन ऑफ द शिप है, मींस वो एक शिप का कैप्टन है, वो जिधर चाहेगा शिप को उधर ले जाएगा। अगर शिप का कैप्टन ही नहीं रहेगा तो शिप किस डायरेक्शन में जा रही है इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एक जो दूसरा पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास होता है वो क्या होता है कि जो पोर्टफोलियो होता है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर मिनिस्ट्री किसी को दे देना, जैसे कि इस समय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैं, ठीक है, एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर जी हैं, तो किसी को पोर्टफोलियो दे देना। पोर्टफोलियो मतलब कोई एक विशेष मंत्रालय या अधिकार दे देना
वो भी प्राइम मिनिस्टर के हाथ में ही होता है, उसके पास ही अधिकार होता है कि वो किसी को जो है पोर्टफोलियो दे सकता है और उसको रीशफल भी कर सकता है। मींस एक बार किसी को दूसरा मंत्रालय दे सकता है, फिर उससे लेकर किसी दूसरे को भी दे सकता है, वो रीशफल भी कर सकता है। ये अधिकार प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन में। अभी हम लोग बात करेंगे कि पार्लियामेंट के रिलेशन में इसके पास क्या क्या पावर होती हैं। तो सबसे पहली बात, वो प्रेसिडेंट को क्या है, एडवाइस कर सकता है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर दें। ठीक है, वो लोकसभा को डिसॉल्व कर दें। सबसे पहली बात वो एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर दे, उसके पास ये अधिकार है। दूसरी बात, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन पार्लियामेंट को या कंट्री को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही बताएगा। ठीक है, कोई भी जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा जो उन्होंने लिया है वो कंट्री को अनाउंस करेंगे और पार्लियामेंट को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही अनाउंस करेंगे। और पार्लियामेंट के सम्मनी के बारे में कि प्रेसिडेंट को मींस रिकमेंड करेगा कि अभी आप पार्लियामेंट को सम्मन करो, मींस मीटिंग बुलाओ और या तो फिर प्रोरोग करो, ये भी उसके पास ही अधिकार होता है। ठीक है, सम्मनिंग और प्रोरोगेशन का अधिकार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में ही होता है कि वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करे। अभी हम लोग देखेंगे कि इसका जो है प्रेसिडेंट के रिलेशन में इसके पास क्या क्या पावर्स होते हैं। प्रेसिडेंट जैसे कि मिनिस्टर के बारे में एडवाइस देता है कि किस मिनिस्टर को मिनिस्टर बनाना है या नहीं बनाना है प्रेसिडेंट को, उसी तरीके से ये कुछ और इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स के अपॉइंटमेंट के बारे में भी एडवाइस देता है। जैसे कि प्रेसिडेंट को एडवाइस देगा कि उन्हें किसको अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करना है, किसको कैग अपॉइंट करना है, किसको इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन अपॉइंट करना है, किसको यूपीएससी का चेयरमैन अपॉइंट करना है, किसको फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन अपॉइंट करना है, और ऐसे तमाम ऑफिशियल्स के अपॉइंटमेंट के बारे में रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसके कुछ रिलेशनशिप जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ होते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 74 है। जैसा कि आप लोगों को प्रेसिडेंट वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि आर्टिकल 74 में क्या बात की गई है। आर्टिकल 74 में कहा गया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जो कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा हेड किया जाएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन होंगे? कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि इसमें सीनियर मोस्ट जो मेंबर्स होते हैं वही होते हैं, और अगर जब इनको कोई पोर्टफोलियो दिया जाता है तो ये हमेशा उसको लीड करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सीनियर मोस्ट होते हैं, इस कारण से यूजुअली जनरली ऐसा होता है। और दूसरी बात, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हम लोग बात कर रहे थे कौन कौन होता है, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं और डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं। ये लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 74 की। तो आर्टिकल 74 में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जो कि पीएम के द्वारा हेड किया जाएगा और वो एड एंड एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट के पास सिर्फ एक बार उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजे जाने का अधिकार है। मींस जैसे कोई एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया गया तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिर्फ एक बार उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन अगर वही एडवाइस उसी तरीके से दोबारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उनके पास भेज दिया तो फिर उस टाइम उनको मानना ही पड़ेगा, ये कंपल्सन है उनके पास। तो ये था आर्टिकल 74 जो रिलेशन बताता है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में। दूसरा जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 का क्लॉज 1 ये कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, और प्राइम मिनिस्टर फिर क्या करेगा कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा कि किन मिनिस्टर्स को और अपॉइंट करना है एज अ मिनिस्टर। दूसरा क्लॉज क्या बात करता है? इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि कोई भी मिनिस्टर जो होता है वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेसिडेंट के लिए। मींस कोई भी जो मिनिस्टर है वो ऑफिस होल्ड करता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अब अगर प्रैक्टिस में आप देखोगे तो ये प्राइम मिनिस्टर के प्लेजर पे होल्ड करता है ऑफिस मिनिस्टर। कैसे? क्योंकि बिना प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के प्रेसिडेंट किसी मिनिस्टर को डिसमिस नहीं कर सकता, उसको उसके ऑफिस से हटा नहीं सकता। तो ये प्रैक्टिस में तो प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है प्रेसिडेंट। ये कि कोई भी मिनिस्टर ऑफिस होल्ड करता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तीसरा क्लॉज बात करता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द हाउस ऑफ पीपल। टू द हाउस ऑफ पीपल का मतलब लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, मींस कोई डिसीजन कैबिनेट द्वारा ले लिया गया तो उस समय डिस्कशन के टाइम पे आपके या मिनिस्टर्स के बीच में जो है मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एक बार जब डिसीजन ले लिया गया तो फिर उसको कलेक्टिवली सपोर्ट करना होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो सबको रिजाइन करना होगा, ना कि एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को, एक पर्टिकुलर मिनिस्टर को। इसीलिए ऐसा भी कहा जाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आइदर स्विम टुगेदर और सिंक टुगेदर। मींस एक साथ या तो तैर जाएं या फिर एक साथ डूब जाएं। कोई एक आदमी नहीं जाएगा, सबको रिजाइन करना होगा अगर कलेक्टिव डिसीजन हाउस ऑफ लोकसभा में डिफीट होता है तो। ठीक है, तो ये था कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक आर्टिकल और है आर्टिकल 70A जो कि बात करता है कि प्रेसिडेंट को अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो प्राइम मिनिस्टर से पूछ सकते हैं, और प्राइम मिनिस्टर से पूछ के फिर उनको वो
चीज वो इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को प्रोवाइड करानी होगी। ये भी एक अधिकार है प्रेसिडेंट का और एक रिलेशन भी है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में। तो ये सारी चीजें थी रिलेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। अभी हम लोग कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे इसके कुछ और पावर्स होते हैं। जैसे जो प्लानिंग कमीशन होता था दोस्तों, जो कि अब नीति आयोग हो गया है, उसका चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही होगा। ठीक है। दूसरी बात, ये चेयरमैन होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन होते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के चेयरमैन होते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन होते हैं और नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल के भी चेयरमैन जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही होते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे इनके कुछ और पावर्स के बारे में, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी को एक शेप देने का बहुत ही बड़ा रोल इसमें प्राइम मिनिस्टर का होता है। दूसरा बात, ये यूनियन के स्पोक्स पर्सन होते हैं, मींस वक्ता होते हैं। अगर यूनियन गवर्नमेंट का कोई वक्ता है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक इंपॉर्टेंट, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इसमें। तीसरी, इमरजेंसी के टाइम पे पॉलिटिकल क्राइसिस को मैनेज करना भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का काम ही, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का ही काम होता है। ये जो पार्टी पावर में होता है उसके हमेशा लीडर होते हैं और दूसरी चीज जितने भी सर्विसेज हैं उनके हेड होते हैं। ठीक है। तो इतने सारे कुछ और भी पावर्स थे ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। दूसरा, एक सिचुएशन की बात हम लोग करेंगे जो कि बहुत ही एग्जाम में और आपको जानना भी जरूरी है कि एक आइडियल सिचुएशन क्या है और एक्चुअल सिचुएशन होना क्या चाहिए। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दो टर्म यूज किए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लॉर्ड मोर्ले जो थे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को डिस्क्राइब किया था प्राइमस इंटर पेयर्स की टर्म देके। प्राइमस इंटर पेयर्स का मतलब क्या होता है? फर्स्ट अमंग इक्वल्स, मींस जैसे सभी हैं वैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी है, इसके पास कोई बहुत ही ज्यादा पावर नहीं है, सबकी तरह इक्वल है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। ये एक आइडियल सिचुएशन है, ऐसा होना चाहिए, कई सारे लोगों का मानना है। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन है क्या? सर विलियम बर्नर हार्कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को डिस्क्राइब किया था एज इंटरस्टेलर लूना माइनोरस। इसका मतलब क्या होता है कि मून अमंग द स्टार्स, मींस जो प्राइम मिनिस्टर है वो तारों के बीच में एक चंद्रमा की तरीके से है। मींस ऐसा है अभी सिचुएशन, मींस प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर्स होती हैं एज कंपेयर टू मिनिस्टर्स, एंड अगर प्रैक्टिस में आप देखोगे तो एज कंपेयर टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, कई लोगों का मानना है कि आइडियल सिचुएशन होना चाहिए। ठीक है। ये था कुछ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और आगे की कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आगे की वीडियोस आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए। जय हिंद, जय भारत।